तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फोर्थ पार्ट। इससे पहले के 3 पार्ट्स क्या है कि आप चैनल से देख सकते हैं और इनके लिए क्या है कि आई बटन भी मैं ऊपर डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप उनको देख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि फोर्थ पार्ट के अंदर हम ज्योमेट्रिक मेथड को पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए, जिसको हम पॉइंट मेथड भी बोलते हैं या ग्राफिक मेथड भी बोला जाता है। इससे पहले हमने 2 मेथड किए हैं, एक्सपेंडिचर मेथड्स और परसेंटेज मेथड। तो वो क्या है कि आप सेकंड पार्ट में और फर्स्ट पार्ट में आप उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्रिक मेथड। तो ज्योमेट्रिक मेथड के अंदर क्या होता है हमारा, ये क्या है कि हमारा ईडी हम डिनोट करते हैं, वो पता ही है, ईडी से डिनोट करते हैं इलास्टिसिटी को। तो उस इज इक्वल टू क्या है कि बिंदु से निचला भाग डिवाइड में हम कर देते हैं बिंदु से ऊपर का भाग। तो क्या है कि जो डिमांड कर्व होता है, तो डिमांड कर्व के ऊपर क्या है कि बिंदु से जो ऊपर का भाग है, बिंदु से जो नीचे का भाग है उसको हम लेते हैं न्यूमिनेटर में, और बिंदु से ऊपर का जो भाग है उसको लेते हैं हम डिनोमिनेटर में। तो इस तरीके से रखने से जो वैल्यूज आती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या है कि जितनी वैल्यू आती है उसके अकॉर्डिंग उसको डिग्रीज में बांट देते हैं, डिग्रीज में उसका नाम दे देते हैं। तो जैसे ग्राफ दिया हुआ है, पहला ग्राफ के अंदर देखते हैं हम, प्राइस वाई एक्सिस पे लिए हमने और क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे लिए। तो यहाँ पे क्या है, एक लाइन है, डिमांड कर्व इस तरीके से आपका बना हुआ है। तो बीच में अगर हम पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पे जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर का पार्ट मतलब ये वाला पार्ट है, और नीचे का पार्ट इसमें ये वाला पार्ट है। इस एन पॉइंट से देखें आप, तो एन पॉइंट के ऊपर क्या है कि एन पॉइंट से जब हम लेते हैं तो ऊपर का नीचे का पार्ट जो ये है, ये हम न्यूमिनेटर में लेंगे और ऊपर का पार्ट हम डिनोमिनेटर में लेंगे। तो जो दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो ईडी आएगी वो इज इक्वल टू किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। तो इसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, इकाई लोचदार मांग। अब क्या है कि नेक्स्ट में देखते हैं कि जो एन पॉइंट है वो थोड़ा सा ऊपर अगर चला जाए, यहाँ पे आ जाए, ये पॉइंट आ जाए, और निचला भाग क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है ऊपर वाले भाग से। तो क्या है कि जब हम इस तरीके से नीचे वाले भाग, क्योंकि हमें नीचे वाला भाग न्यूमिनेटर में लेता है, तो न्यूमिनेटर को जब नीचे वाले भाग को रखेंगे ऊपर और नीचे ऊपर वाले भाग को रखेंगे नीचे, तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट से छोटा है। तो इसमें क्या होगा, जो ईडी की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 1 आएगी, और इसको बोलते हैं मोर इलास्टिक। इसका उल्टा क्या है कि यहाँ पे जब ये लेते हैं हम पॉइंट यहाँ पे नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ में क्या होता है हमारा, मान लीजिए आपके पास क्या है कि ये पॉइंट आ जाता है, ये पॉइंट हमारे पास आ जाता है मान लीजिए एन से नीचे। तो इसमें क्या है कि निचला भाग क्या है, सिर्फ इतना ही है हमारे पास, ये वाला पार्ट है सिर्फ इतना ही, और ऊपर का भाग हमारे पास ये इतना सारा है। तो निचला भाग हमें ऊपर लेना है और ऊपरला भाग नीचे लेना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो इसमें क्या होता है कि जो इलास्टिसिटी निकल के आती है वो क्या आती है हमारी, लेस देन 1। तो इसको बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। बात करते हैं जो 2 पार्ट और हमारे बच गए हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब वाई एक्सिस पे अगर हम पॉइंट लेते हैं, तो वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है कि यहाँ पे जब पार्ट लेते हैं तो ऊपर का जो भाग है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, निचला भाग हो जाता है, क्योंकि ये पूरा पार्ट ऊपर की तरफ आएगा। तो पूरा पार्ट जब ऊपर की तरफ आ जाएगा तो नीचे के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, तो नीचे कितना रह जाएगा, 0। और जो हमें पता है कि अगर हम क्या है कि किसी भी क्वांटिटी को, मान लिया ये ऊपर का भाग 2 है, तो किसी भी क्वांटिटी को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो इज इक्वल टू क्या आता है, वो इन्फिनिटी, अनंत। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, इज इक्वल टू इन्फिनिटी। लास्ट में बच जाता है हमारा 5th पार्ट। उसके अंदर क्या होता है कि जब एम पॉइंट है हमारे पास, एम पॉइंट के ऊपर क्या है कि सारा का सारा भाग क्या है हमारे पास, ऊपर का भाग है। तो ऊपर का जब भाग है वो क्या है, अब यहाँ पे इतना भाग है, पूरा का पूरा पार्ट क्या है, ये हमारे नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ऊपर कितना बचेगा हमारे पास, 0। अब 0 को जब हमारे पास ऊपर बच जाएगा, तो 0 को अगर किसी क्वांटिटी से भाग कर देते हैं, मान लिया ये हमारे पास 2 है, तो 0 को किसी क्वांटिटी से भाग कर देते हैं तो इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, 0। तो यहाँ पे ई डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारी, 0। और इसको बोलते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड। उसके बाद सेकंड जो ग्राफ है, सेकंड ग्राफ के अंदर हम देखते हैं जब मांग वक्र सीधी रेखा हो, और सेकंड पॉइंट हमारा जब मांग वक्र सीधी रेखा न हो। तो क्या है कि जब मांग वक्र सीधी रेखा हो
तो क्या है कि सीधी रेखा हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, ग्राफिक मेथड का यूज कर सकते हैं। जब मांग वक्र क्या है कि सीधी रेखा ना हो तो इलास्टिसिटी हमेशा इज इक्वल टू 1 रहती है, क्योंकि हाइपरबोला मांग वक्र बन जाता है हाइपरबोला, और हाइपरबोला के अंदर क्या होता है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 रहती है। थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि मांग का नियम और मांग की लोच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन लो ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो लो ऑफ डिमांड एक साइड ले लेते हैं हम और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दूसरी साइड ले लेते हैं। तो इसके अंदर क्या हमारा लो ऑफ डिमांड के अंदर पहला क्या है कि अन्य बातें समान रहने पर, अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट्स। तो क्या है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप उसकी मांगी गई मात्रा में कमी आती है, और इसके विपरीत भी उतना ही उल्टा है। तो ये है मांग का नियम। अदर थिंग्स इसमें कांस्टेंट रहती है, रिमेन कांस्टेंट हम मान के चलते हैं उनको। उसके बाद पहला पॉइंट इसमें मांग की लोच के देख लेते हैं। मांग की लोच की अवधारणा यह बताती है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन का माप है, परिवर्तन को मेजर करती है इलास्टिसिटी। और मांग का नियम क्या है कि सिर्फ इसको बताता है कि एक वस्तु की कीमत कम होगी तो मांग बढ़ जाएगी, और कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट लेते हैं कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। और इलास्टिसिटी हम कैसे निकालते हैं, वो चेंज होता है पूरा का पूरा, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाई इनिशियल क्वांटिटी, और इनिशियल प्राइस डिवाइड बाई चेंज इन प्राइस, और माइनस साइन हम साथ में लेते हैं लो ऑफ डिमांड से। उसके बाद थर्ड पॉइंट इसके अंदर थर्ड डिफरेंस क्या रहता है दोनों में, वो क्या है कि परिवर्तन की दिशा रहती है। उसके बाद क्या है कि ये सिर्फ परिवर्तन की दिशा को बताता है, जैसा कि मैंने पहले पॉइंट में बताया मांग लो ऑफ डिमांड। और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो परिवर्तन की मात्रा का माप है कि कितना परिवर्तन हुआ है, मेजरमेंट वो करता है कितना चेंज हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद फोर्थ जो डिफरेंस है वो फोर्थ डिफरेंस क्या है कि श्रेणियाँ इसमें नहीं होती हैं, डिग्रीज इसमें नहीं होती हैं। लो ऑफ डिमांड के अंदर कोई भी डिग्री नहीं होती है। और जो मांग की लोच है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके अंदर क्या होती है, 5 श्रेणियाँ होती है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है, परफेक्ट इलास्टिक और परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक, लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक। तो 5 जो कि होती है इसके अंदर डिग्रीज होती हैं किसमें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, लेकिन लो ऑफ डिमांड में ऐसा नहीं होता है। ये हमारा था चौथा डिफरेंस। उसके बाद क्या है कि लो ऑफ डिमांड का अपवाद क्या है, मौजूद है। लो ऑफ डिमांड का अपवाद क्या है कि गिफन पैराडॉक्स उसको बोला जाता है, वो मौजूद है। उसमें क्या होता है कि गिफन पैराडॉक्स के अंदर कि एक वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग भी कम हो जाती है, और कीमत बढ़ती है तो मांग भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये क्या है, पैराडॉक्स ऑफ लो ऑफ डिमांड है। लेकिन जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका कोई पैराडॉक्स नहीं होता है। तो ये था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फोर्थ पार्ट। इसके लिए क्या करें, आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर